हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी हो रही होगी। तो मैं अभी जो बायोलॉजी का जो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, बैक टू बैक वीडियो मिल ही रहा है। तो इसमें मैं एनसीईआरटी से सवाल लेकर के आ रहा हूँ। जैसे कि आज मैं बताने वाला हूँ प्राणियों में पोषण, और इससे 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कोशिका के बारे में, पादपों में पोषण के बारे में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से मिल जाएगा, और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ। और ये जितने सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण से संबंधित ये चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से जीव रूमिनेंट कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से जीव हैं जो रूमिनेंट कहलाते हैं। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये जो रूमिनेंट के अंतर्गत कौन से शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं गाय, भैंस, हिरण, ठीक है। ये जो सारे बकरी, ये सारे जो जीव आते हैं वो रूमिनेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है कि दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं। दीर्घरोम अथवा रसांकुर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो ये जो दीर्घरोम या फिर रसांकुर के नाम से जानते हैं, ये पाया जाता है छोटी आंत में, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये जो दीर्घरोम होता है कैसे होता है, मतलब छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से में इस टाइप का होता है, देखने को इस टाइप को मिलेगा, इस टाइप को। तो ये क्या होता है, ये होता है दीर्घरोम, बड़ा बड़ा ये रोम टाइप का, रोम, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, ठीक है ना। और छोटी आंत में आप सभी को पता है कि छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण होता है। मतलब भोजन का अवशोषण कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भोजन में जितने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, ये छोटी आंत उसका अवशोषित करती है, ठीक है। और भोजन का अगर बोलेंगे, भोजन का अंतिम रूप से अगर पाचन भी होता है तो छोटी आंत में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन का अवशोषण, ऑप्शन बी जल का अवशोषण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण, ठीक है। देखिए हम जो भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन जो है अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। सबसे पहले सीरीज जानिए कि आहार नाल में कैसे कैसे प्रवेश करता है। सबसे पहली बात, जैसे हम मुंह में भोजन लेते हैं, वो ग्रसिका के माध्यम से, मतलब मुंह में भोजन लिए तो वो मुख गुहिका हो गया, उसके बाद ग्रसिका मतलब ग्रास नली में चला गया, ठीक है। उसके बाद सीधे वो कहाँ जाता है, आमाशय में चला जाता है। आमाशय का आकार कैसे होता है, जे अक्षर का जैसा, इंग्लिश के जे अक्षर के जैसा होता है। तो ये रहा आमाशय। आमाशय में आता है भोजन, ठीक है। ये ग्रासिका द्वारा आमाशय में भोजन आ जाता है, और आमाशय से सीधे कहाँ चल जाता है, आमाशय से भोजन चल जाता है छोटी आंत में। और आमाशय में कुछ मतलब जो जितने भी भोजन के जटिल तत्व होते हैं वो आमाशय में टूट जाते हैं, ठीक है। और ये आमाशय में भी चूँकि पाचक रस निकलता है, ठीक है, वहाँ भी कुछ मात्रा में सरल पदार्थों में वो उसका विखंडन हो जाता है। तत्पश्चात क्या होता है कि वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाते हैं, और छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, और छोटी आंत से निकल करके बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में जो है भोजन, तो पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आ ही जाता है, ठीक है। और जो अपशिष्ट जो नहीं पचता है वो भी बड़ी आंत में आता है। उसके बाद बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है गुदा के माध्यम से, ठीक है। तो बड़ी आंत में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए, और अनपचे भोजन जो है बड़ी आंत में आ जाती है, ठीक है। बड़ी आंत में ओनली जल का अवशोषण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार निकलते हैं, ठीक है।
इसका ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 2 बार, 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 ही बार निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब मतलब 2 बार कब कब निकलते हैं बता रहे हैं। 8 साल, लगभग 8 साल तक जो है दूध के दांत गिर जाते हैं, ठीक है। यानी जब बच्चा का एज 8 साल के तकरीबन हो जाता है, जो पहली दांत होता है वो पहला दांत क्या होता है? दूध का दांत होता है। तो वो दूध का दांत जो है 8 साल होते होते सब गिर जाते हैं। उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो रह जाता है जीवन भर, और बुढ़ापे में धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? इसका ऑप्शन है 5 मीटर, 3 मीटर, 6.5 मीटर, 7.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर। देखिए छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सुनने में सिर्फ लग रहा है कि ये छोटी है, लेकिन पाचन कार्य में ये इसकी सबसे अहम भूमिका होती है और ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर की होती है। और छोटी आंत में अभी अभी हमने बताया कि छोटी आंत में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होता है, यानी भोजन जो हम करते हैं उसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, वो तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। और अंतिम रूप से भोजन का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? ये तो हम अभी अभी डिस्कशन किए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत में ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दूध के दांत लगभग कितने वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं? ये तो हमने अभी अभी बता दिया आपको, 8 साल तक जो है दूध के दांत गिर जाते हैं। और जो दांत फिर निकलते हैं वो वृद्धावस्था तक, मतलब जीवन भर रह जाते हैं। हो सकता है वृद्धावस्था में धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है। उससे पहले अगर किसी की मृत्यु हो गई होगी वो तो दांत तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन साधारणतः बुढ़ापे की अवस्था में धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। चलिए, मनुष्य के जीभ में स्वाद के कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। यानी देखिए ये जीभ है, जीभ को देखिए, हमारा जीभ ऐसे है। तो इसके 4 क्षेत्र कैसे हैं? ये एक ऐसा, ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया, और एक ये क्षेत्र हो गया, और एक ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इस जीभ के 4 क्षेत्र होते हैं। एक वाला क्षेत्र ये जो मीठा होता है, और एक वाला क्षेत्र ये दोनों मिला के ये नमकीन होता है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो होता है खट्टा, और ये वाला जो क्षेत्र है वो होता है तीखा। तो इसका हम ट्रिक ये हम बता रहे हैं आपको। आगे से मन खट्टा तीखा, आगे से मन खट्टा तीखा हो गया है। तो आगे से तो हटा दीजिए, आगे से तो ये याद करने के लिए, आगे से मतलब जीभ के अगले भाग से हम काउंट करेंगे। तो आगे से म से मीठा, न से नमकीन, और उसके बाद खट्टा, उसके बाद तीखा, 1 2 3 4। तो स्वाद के कितने क्षेत्र हो गए? 4। ये मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा, ठीक है, खट्टा और तीखा। तो ये पता चल गया, आगे से मन खट्टा तीखा हो गया, ये हो गया सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद संबंधित है किससे? ऑप्शन ए पैरामीशियम से, ऑप्शन बी हाइड्रा से, ऑप्शन सी ईस्ट से, और ऑप्शन डी अमीबा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अमीबा से। देखिए अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कहने का मतलब अनिश्चित होता है। ये इसका ये हो गया केंद्रक। तो कुटपाद बोलते किसको हैं? कुटपाद को हम पादाब भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसका 2 नाम है, कुटपाद और पादाब। वो कैसे बनता है? अमीबा, चूँकि हम जानते हैं कि पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा एकल कोशिका है, और एक ही कोशिका में जो है वो सारा काम कर लेता है, ठीक है, खाना पीना सब A to Z वो काम अमीबा कर लेता है। और अमीबा कहाँ पाया जाता है? तालाबों में पाया जाता है। तो अमीबा कुटपाद का निर्माण कब करता है? जब वो भोजन करता है। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ भोजन है, सपोज़ कि यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, तो अमीबा क्या करता है, भोजन को देख करके वो भोजन को ऐसे आपस में घेर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। यानी वो हम तो बोलें कि अमीबा का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। ये भोजन को ऐसे देख लिए, अमीबा देखा भोजन को, ठीक है, तो उसी आकार के ऐसे करके, तो ये जो होता है यहाँ से जो ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं कुटपाद या पादाब। और ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या कर लेता है, इसको ढक लेता है अमीबा। और ये कहाँ चल जाता है, ये वैक्यूलो, इंग्लिश में वैक्यूलो यानी चल जाता है रिक्तिका के पास, ठीक है, रसधानी के पास चल जाता है। और वहाँ जो है वहाँ पाचक रस निकलता है, और ये जो भोजन जो अमीबा अभी ग्रहण किया, ये भोजन उस पाचक रस में पच जाता है और अमीबा अपना भोजन कर लेता है। यानी हम बोल सकते हैं अमीबा जो होता है वो अंतर ग्रहण करता है भोजन का और अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन है ईस्ट है, ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और हाइड्रा जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। ये जो हाइड्रा आप देख रहे हैं ये बहुकोशिकीय जीव है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। और पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम भी एक ही कोशिका से बना होता है। पैरामीशियम का आकार आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके रहता है, ऐसे पूरा निकला हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे ये हो गया पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा है ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय जंतु, ऑप्शन नंबर बी बहुकोशिकीय जंतु, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है दोस्तों। वो 2-3 वीडियो मैं बायोलॉजी का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और सारा मैं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए।